बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग प्रधान शिक्षक के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे और यूनिट 6 में 3 पार्ट को हम लोग देखेंगे। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें 2 पार्ट थ्योरेटिकल होंगे और लास्ट वाला पार्ट हमारा MCQ बेस्ड होगा। तो इन 3 पार्ट में आपका यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट 6 में मेनली आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की गई है। तो बेसिक लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक जितने भी एजुकेशनल सिस्टम वाले इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो क्लास की ओर बढ़ेंगे। क्लास की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा DLED का गाइड बुक आ चुका है। आप इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल करके एक कंप्लीट बुक आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो बढ़ेंगे क्लास की ओर। और यूनिट 6 का जो सिलेबस है वो आप सभी को पता ही होगा। एक बार शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाओं को समझना है इसमें, जैसे कि BRC से लेकर के आपका डाइट तक इसमें बात करेंगे, PTC की बात करेंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय संस्थाओं में हम SCRT, PCB, SEB, BSSB, BSMEB, BBOS इन सब की चर्चा करेंगे। और फिर राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं में NCERT है, CBSE हमारा है, NIEPA है, NCTE है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है और इनसे संबंधित कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो आइए देर ना करते हुए फटाफट से क्लास को शुरू करते हुए सबसे पहले टॉपिक लेंगे CRC का। CRC क्या है? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि CRC हमारे विद्यालय स्तर के कह सकते हैं कि जो हमारा विद्यालय प्रबंधन है ना, तो उसकी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई CRC होती है। तो देखिए, संकुल संसाधन केंद्र को संकुल विशेष के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को प्रत्यक्ष अकादमिक संसाधन सहायता प्राप्त करने के लिए प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। ठीक है। तो अगर उद्देश्य पूछा जाए कि CRC की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि शिक्षकों को प्रत्यक्ष अकादमिक संसाधन सहायता प्रदान करना। देखते हैं हम लोग कि सामान्यतः 10 से 15 विद्यालय को मिला करके एक संकुल बनाया जाता है जिसमें 50 से 60 शिक्षक होते हैं। जैसे शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है विद्यालय में, तो शिक्षकों की संख्या यहाँ भी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी के हाल के समय में हम लोगों ने देखा है कि CRC के निर्माण में, उसकी संरचना में कुछ बदलाव आया। जैसे कि पहले हम लोग देखते हैं कि पंचायत स्तर के अनुसार से कभी कभी होता था, या फिर ऐसे भी जो नज़दीक के विद्यालय होते थे। एक जो मेन विद्यालय होता था वो मिडिल स्कूल होता था, जो वहाँ का फेमस विद्यालय होता था, और उसके आसपास के जो छोटे छोटे अन्य विद्यालय होते थे उनको मिलाकर के एक क्लस्टर सेंटर बनाया जाता था। लेकिन फिर इसमें भी हाल फिलहाल के समय में बदलाव किया गया कि पंचायत स्तर के जो मुख्य विद्यालय होंगे, जो +2 वाले विद्यालय होंगे, है ना, उनको बनाया जाएगा क्लस्टर सेंटर के रूप में। और वहाँ के जो हेडमास्टर होंगे वही समन्वयक होंगे। पहले समन्वयक भी दूसरे कोई होते थे जो जिला स्तर पर सिलेक्ट किए जाते थे, जो प्रखंड के ही अनुभवी शिक्षक होते थे, योग्यताधारी शिक्षक होते थे, उनको सिलेक्ट किया जाता था CRC के रूप में। लेकिन अब इसमें चेंज आ गया है। संकुल संसाधन केंद्र इस बारे में भी सूचना उपलब्ध करवाते हैं कि किस हद तक विभागीय कार्यक्रमों को विद्यालय में लागू किया गया है तथा इन कार्यक्रमों को लागू करने एवं विस्तारित करने में कौन कौन सी बुनियादी एवं व्यवहारिक समस्याएं आई हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, नोट पॉइंट में नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार से CRC में क्या बदलाव आए हैं, इसको समझना भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति NEP 2020 में CRC के स्थान पर स्कूल कॉम्प्लेक्स या फिर स्कूल क्लस्टर कर दिया गया है। इसमें क्या होगा कि संसाधन के साझे उपयोग से दूसरे बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे कि दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग उपलब्ध हो सकेगा। ज़्यादा विविध विषय पर ज़्यादा विविध विषय पर आधारित विद्यार्थी क्लब और स्कूल परिसर में अकादमी, खेल, कला, शिल्प, बहुत सारी चीज़ें स्कूल लेवल पर अवेलेबल हो पाएंगी। चूँकि कुछ विद्यालयों को मिलाकर के क्लस्टर बनाया जाएगा, तो उस क्लस्टर लेवल पे ही जो है ना वो सारी चीज़ें मुहैया होंगी, और जो भी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होंगे वो क्लस्टर पर जा कर के उसका उपयोग कर सकेंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे। तो इसमें वर्चुअल कक्षाओं की भी बात की गई है, ICT टूल्स की बात की गई है कि इन सब के माध्यम से ज़्यादा बच्चों की पहुंच बढ़ाई जाएगी।
इन गतिविधियों का ज़्यादा समावेश सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकारों की मदद से विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग की उपलब्धता और बेहतर नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धियों में सुधार, मतलब कि सारा कुछ जो है ना, जितने भी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं वो सारा CRC लेवल पे अवेलेबल होगा। और इन सभी चीज़ों के अवेलेबल हो जाने के बाद क्या होगा कि जो भी बच्चों के संबंध में जो अभी हम लोग परेशानियां देखते हैं उसमें थोड़ी कमी होगी और उसमें सुधार आएगा। उपलब्धियों में सुधार होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समितियों के माध्यम से बेहतर और मजबूत गवर्नेंस, निरीक्षण, निगरानी, नवाचार की बात होगी। वहाँ पे स्थानीय हितकारों द्वारा जो उठाए गए कदम होंगे उनसे भी बच्चों को लाभ मिलेगा। स्कूलों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, सहयोगी स्टाफ, माता पिता, स्थानीय नागरिक, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो नागरिकों के बड़े और जीवन समूहों के आधार पर से संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था ऊर्जावान और समर्थ बनेगी। और इसके अलावा है कि स्कूल क्लस्टर का उद्देश्य अधिक संसाधन दक्षता और क्लस्टर में स्कूलों के अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, शासन और प्रबंधन होगा। तो इस तरह से स्कूल क्लस्टर की परिकल्पना NEP 2020 में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेंगे BRC को लेकर के। तो BRC का मतलब ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यानी कि प्रखंड संसाधन केंद्र। और हम सभी को पता है कि प्रत्येक प्रखंड स्तर पर एक BRC स्थापित की गई है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि सभी राज्यों में प्रखंड संसाधन केंद्रों का निर्धारण राजस्व ब्लॉक के आधार पर किया गया है ना कि शिक्षाई ब्लॉक के आधार पर। राजस्व ब्लॉक, जिस तरह से राजस्व के आधार पर हर एक जिला में कुछ ब्लॉक्स होते हैं, तो जितने भी प्रखंड हैं तो प्रत्येक प्रखंड में एक BRC की स्थापना की गई है। अतः देश में अधिकतर ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर अधिक कार्यभार है। अधिक कार्यभार क्यों है? क्योंकि वहाँ पे राजस्व संबंधित कुछ कार्य भी पहले हुआ करते थे, लेकिन अब उसको सेपरेट किया गया है। इन केंद्रों पर विद्यालय संबंधी सूचना एकत्रण एवं अन्य प्रबंधन संबंधी अतिरिक्त कार्यभार भी डाल दिया गया है, ठीक है। तो इन केंद्रों पर क्या होता है कि विद्यालय संबंधी सूचना एकत्रण एवं अन्य प्रबंधन संबंधी अतिरिक्त कार्यभार भी BRC के ऊपर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा कार्यभार आते रहता है। प्रखंड संसाधन केंद्र में सर्वोच्च भूमिका किसकी होती है? तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होती है। जैसा कि हम सभी को पता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BO साहब हमारे जो हैं वो प्रखंड संसाधन केंद्र के सर्वेसर्वा होते हैं। उनके जिम्मे समूचे प्रखंड की शिक्षा व्यवस्था होती है। प्रखंड के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में प्रशासनिक, अकादमिक एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होती है। और इनके हेल्प के लिए वहाँ पे कुछ और भी लोग बहाल किए जा रहे हैं, जैसे कि BRP, KRP, BPM एवं MDN साधन सेवी की बहाली भी विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए की जाती है। जिसमें देखिए BRP के बहाली में बहुत सारा चेंज हुआ है। जैसे कि हम लोग पहले जानते थे कि जो प्रखंड स्तर पर उच्च योग्यताधारी शिक्षक होते थे, अनुभवी शिक्षक होते थे, उन्हें डाइट के द्वारा सिलेक्ट किया जाता था। उसका एक बाकायदे पूरा प्रोसेस होता था, उसकी एक टीम बनती थी और टीम जो है वो सिलेक्शन किया करती थी। लेकिन अब इसमें बदलाव देखने को मिला। हाल फिलहाल के दिनों में क्या किया गया कि जो उस प्रखंड के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हुआ करते थे उनको सिलेक्ट किया जा रहा था, है ना। अभी भी बहुत जगह सिलेक्टेड हैं जो BRP के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या किया गया ना कि इसमें चेंज कर दिया गया। इसमें चेंज क्या किया गया, ये देखा गया कि चूँकि अभी बहुत सारा ऐसा वर्क है जो ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो WhatsApp के माध्यम से किया जा रहा है, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे रिकॉर्ड को ऑनलाइन मेंटेन करना होता है, कई तरह के ऐप को चलाना होता है। और इन सभी के संचालन में जो सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक महोदय थे वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। तो उनको अब हटा करके कह सकते हैं कि वहाँ पे एजेंसी के माध्यम से, है ना, एजेंसी के माध्यम से संविदा पर BRP रखे जा रहे हैं। और संविदा पर ही KRP भी कार्य करते हैं। KRP का जो कार्य होता है, जो अलग अलग, जैसे कि आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए देख लीजिए, वहाँ पे KRP काम करते हैं, है ना। इसके अलावा BPM है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर उनका नाम दिया गया है। MDM साधन से भी, जो कि आपका मध्याह्न भोजन से संबंधित सारा कार्य देखते हैं। ये सारे लोग संविदा पे आ रहे हैं। और संविदा पे आने का एक समालोचनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम लोग इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को कमज़ोर करने का काम कर रही है। क्योंकि संविदा पर बहाली जो है अपने आप में दोयम दर्जे की होती है, उसको हम लोग सही नहीं मान सकते हैं।
वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को कमज़ोर करती जा रही है, अंदर से इसको खोखला करती जा रही है। और जितना भी भ्रष्टाचार वाला सिस्टम है उनकी जड़ यही सारे लोग हैं। आगे बढ़ेंगे, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की बात अब कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देश में शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा यह परिकल्पना की गई कि सभी जिलों में एक डाइट होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, उसने बहुत सारे बदलाव लाए। उसमें से एक प्रमुख बदलाव ये भी था कि हर एक जिला में डाइट की स्थापना की जाएगी। इसके बाद एक कार्य योजना निर्मित की गई 1992 में। इसमें भी डाइट के पूरे संगठनात्मक दृष्टिकोण को इम्प्रूव किया गया और विस्तृत व्यापक लेवल पर और बहुत तेज़ी से डाइट खोले गए। देश के प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसका फुल फॉर्म याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, खोले जाने की परिकल्पना की गई। इसमें शिक्षक शिक्षा संस्थानों की अकादमिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय संदर्भ में कार्यात्मक स्वायत्तता की भी परिकल्पना की गई थी। यह अपेक्षा की गई थी कि जो संस्थान होंगे ये देश भर में विभिन्न जिलों में कार्यरत शिक्षकों को बेहतर गुणात्मक अकादमिक सहयोग प्रदान करेंगे और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं नियमों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब इनका काम क्या है? इनका काम है कि सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और साथ ही सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। दोनों तरह के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम डाइट में चलाए जाते हैं, समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। सन 1987 में यह योजना पूर्णतः केंद्रीय स्तर की योजना के रूप में अभिकल्पित की गई। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में अभिकल्पित की गई थी, जिसके तहत सन 1989 ईस्वी तक देश भर में 216 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पीटीसी की बात हम लोग कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज जो हमारे हैं, तो स्वतंत्रता के पूर्व जब शिक्षक प्रशिक्षण की बात होती थी तो उसी टाइम पे पीटीसी की परिकल्पना की गई थी और पीटीसी स्थापित किए गए थे। स्वतंत्रता के पूर्व भी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण हेतु शिक्षकों को पृथक प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। उच्च प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण व्यक्तियों को इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिल जाता था उस टाइम पे। ठीक है, और इन संस्थानों में प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की थी। कितने की थी? तो केवल 2 वर्ष की थी, और अभी भी तो 2 वर्ष की है। डीएलएड का पाठ्यक्रम हो चाहे बीएड हो, वो 2 वर्ष की ही होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति सन 1947 ईस्वी तक भारत में कुल 51 पीटीसी और 528 नॉर्मल स्कूल कार्य कर रहे थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने यहाँ पे है। इनमें से 339 नॉर्मल स्कूल पुरुषों के लिए थे और बाकी 189 नॉर्मल स्कूल महिलाओं के लिए थे। ठीक है, राज्य में अध्यापक शिक्षा को बल प्रदान करने के उद्देश्य से शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय को सुदृढ़ किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिला में एक जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि एक डाइट हो गया। कम से कम प्रत्येक 3 जिला पर एक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय यानी कि एक पीटीसी हो गया, तथा राज्य के अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रत्येक जिला में एक प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। तो इस क्राइटेरिया को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि राज्य के प्रत्येक जिला में एक डाइट, उसके अलावा कम से कम प्रत्येक 3 जिला पर एक पीटीसी। इसके बाद राज्य के अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य, जहाँ पे SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय की बहुलता होगी, वहाँ पे एक बाइट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कि संस्थान का मिशन एवं इसकी भूमिकाएं क्या थीं। तो डाइट का प्रमुख ध्येय निम्न उद्देश्यों के संदर्भ में आरंभिक शिक्षा व वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रयासों की सफलता हेतु अकादमिक एवं संसाधनों के स्तर पर सहायता प्रदान करना है। इसमें है प्रारंभिक शिक्षा का विश्वव्यापीकरण। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का विश्वव्यापीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि हर एक बच्चे तक प्रारंभिक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका कार्य करना था, जैसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों के संदर्भ में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के कार्यात्मक साक्षरता में वृद्धि लाना। इसके तहत अक्षर आंचल योजना शुरू की गई थी। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों से अपेक्षित है कि वे राज्य के
अन्य संस्थानों जैसे ब्लॉक संसाधन केंद्रों, संकुल संसाधन केंद्रों व विद्यालयों के साथ संगति बिठाते हुए व्यापक स्तर पर शिक्षकों के विकास कार्य, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करें। टीएलएम्स का निर्माण करना भी एक प्रमुख कार्य था, किसका? डाइट का। अब आते हैं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग SCERT के नाम से जानते हैं। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, की स्थापना विभिन्न राज्यों में विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व इसकी कार्ययोजना 1992 में राज्य स्तर के उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों की परिकल्पना की गई थी, ताकि वे राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी का कार्य कर सकें और पूरे राज्य का एक मॉनिटरिंग यूनिट की तरह वो वर्क करें। अब यहाँ पे देखेंगे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद हमारा जो है उसके कार्य क्या क्या है। सबसे पहला कार्य तो है प्रबंधन, मैनेजमेंट। ये पूरे एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम को देखने का कार्य करती है SCERT। इसके बाद ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाती है। आप में से बहुत सारे शिक्षकों ने SCERT में जाकर के ट्रेनिंग जरूर लिया होगा, है ना। ये प्लानिंग करती है कि किस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करेगा, किस तरह से स्कूलों में सिलेबस तैयार होंगे, किस तरह से करिकुलम तैयार होगा, किस तरह के बुक्स तैयार होंगे। ठीक है, तो बुक्स तैयार करने का कार्य भी SCERT का होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी संकल्पना, उसकी परिकल्पना, उसके बुक्स का निर्माण, उसके जितने भी मटेरियल्स हैं उसका निर्माण करना भी SCERT का ही होता है। ठीक है, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन का कार्य का मतलब यहाँ पे परीक्षा से नहीं हुआ। मूल्यांकन करना मतलब जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसकी क्या स्थिति है उसका असेसमेंट करना, ये SCERT का दायित्व है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करना, नए नए शोध करना, इसीलिए इसके फुल फॉर्म में आप देखिएगा तो शोध शामिल है, इसके नाम में रिसर्च शामिल है। अनुसंधान करना भी इसका एक मुख्य कार्य है। ठीक है, तो शिक्षा पे शोध करना एवं शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण कराना इसका प्रमुख दायित्व है। बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT का जो मुख्य कार्य है उसको इस तरह से समझते चलेंगे। पाठ्यचर्या संबंधी अनुसंधान, पाठ्यचर्या का विकास, पाठ्यचर्या का डिजाइन, इसके साथ साथ पाठ्यक्रम का नवीनीकरण। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान एवं सतत मूल्यांकन करना, जो एक्शन रिसर्च होंगे उसको भी यहाँ पे संपादित किया जाता है। इसके अलावा सतत मूल्यांकन कार्य के ऊपर भी यहाँ पे काम होता है, वर्क होता है। जैसे कि आप लोगों के विद्यालय में ये चाइल्ड प्रोफाइल गया होगा तो वो SCERT के माध्यम से तैयार किया जाता है। जितने भी बुक्स आप देख रहे हैं वो SCERT के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। क्लास 1-2 के लिए वर्कबुक तैयार किया गया है, वो SCERT के माध्यम से तैयार किया गया है। तो पाठ्य पुस्तक का नवीनीकरण SCERT का कार्य है। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार करना, सामग्री विकसित करना, ये SCERT का कार्य है। शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना, यानी कि विभिन्न प्रकार के TLMs पे वर्क करना। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि क्लास 1 to 5 के लिए हमारे स्कूलों में TLM किट प्रदान किए गए हैं, तो वो SCERT के गाइडलाइन में तैयार किया गया है। डाइट को सलाह एवं मार्गदर्शन देना, जितने भी डाइट हैं उनको समय समय पे सलाह और मार्गदर्शन देने का कार्य भी SCERT करती है। शिक्षक प्रशिक्षकों, जिसको हम लोग मास्टर ट्रेनर कहते हैं, बहुत सारे शिक्षक आप लोगों में से होंगे। मुझे भी मौका मिला था SCERT पटना में जाने का, तो एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और जूनियर को प्रशिक्षित करना, ये सारा काम किसका है? SCERT का है। तो यहाँ पे हम क्लास को समाप्त करेंगे, इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आएगा। और आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो अन्य साथियों को रिकमेंड भी कीजिए। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।